हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग आपको सिखाते हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हैंड डालेंगे आज आप लोग रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, यहां पे एक पॉइंट आपने लिया जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल्स पर रोटेट करा दिया जाए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया, थीटा एंगल्स पर रोटेट कराया, मान लेते हैं इस पॉइंट्स पे आ गया। ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश है, इसकी लोकेशन क्या होगी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपको गिवन था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट कराया, फाइनली जेड डैश पे आ गया और आपसे पूछ रहे हैं भाई जेड डैश की लोकेशन क्या होगी। इसी में थोड़ा सा और चेंज करें हम कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया थीटा एंगल्स पे, साथ में इसके मैग्नीट्यूड में आर टाइम्स का इंक्रीमेंट कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड को आर टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया। मान लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड को आर टाइम्स आपने इंक्रीज किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसकी जो लोकेशन जेड डैश होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने थीटा एंगल्स पर रोटेट कराया, साथ में इसके इंक्रीमेंट में आर टाइम्स का इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी लेंथ में आर टाइम्स का इंक्रीमेंट कर दिया। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको अगर हम जेड डैश नाम दे रहे हैं, जेड डैश की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ये हम लोग देख रहे हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। ये आपने देखा, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is rotated in anti-clockwise direction at an angle theta and its length are increased by r times, then the position of new complex number z dash equal to r z e की पावर i थीटा। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z था, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट कराया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन हो जाएगी z इंटू ई की पावर i थीटा। आर टाइम्स अगर लेंथ का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन मिल जाएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल्स पे आप रोटेट करा रहे हो, ई की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहीं पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप माइनस थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो वहां पे आप देखते ई की पावर माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल्स पे हम रोटेट करा रहे होते हैं, ई की पावर प्लस आई थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करा रहे होते हैं तो माइनस थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव। इस पे एक एग्जांपल्स लेते हैं।
क्या था भाई, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल 3 पाई बाई 2 and its length are increased by root 2 times, then find out the position of new complex number. अगर इसकी लेंथ को हम रूट 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो आप देख रहे हैं जेड डैश इक्वल टू क्या होता है, आर जेड ई की पावर आई थीटा। आप सबको आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश इक्वल टू आर जेड ई की पावर आई थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2, थीटा कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई। इन सब की वैल्यू उठा के आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा जेड डैश इक्वल टू आर रूट 2 जेड 1 प्लस आई ई की पावर आई 3 पाई बाई 2, जेड डैश इक्वल टू रूट 2 1 प्लस आई ई की पावर आई 3 पाई बाई 2 को आप क्या लिखेंगे, cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2। cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 माइनस आई। भाई आपने क्या लिखा, cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 माइनस आई। तो जेड डैश इक्वल टू रूट 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया माइनस आई स्क्वायर, आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 माइनस आई। ये आपने फाइनली आंसर फाइंड आउट कर लिया, जेड डैश इक्वल टू रूट 2 टाइम्स 1 माइनस आई। एक एग्जांपल और करते हैं इसी टाइप का। A man walked a distance of 3 units from the origin towards the northwest direction and there walk a distance of 4 units towards the northwest direction, to reach a point P. Then find out the position of point P ये एग्जांपल देखो क्या क्वेश्चन करें। ए मैन वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ए मैन वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। And then he walked a distance of 4 units towards the northwest direction to reach a point P. Then find out the position of point P in the origin plane. अगर ऐसा है
आर्गन प्लेन में P पॉइंट की पोजीशन क्या होगी उसे आपको बताना होगा। ये आप देखो, A man walk a distance of 3 units from the origin towards the north east direction। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपने 3 यूनिट डिस्टेंस को मूव किया। A man walk a distance of 3 units from the origin towards the north east direction and there इस पॉइंट से he walk a distance of 4 units towards the northwest direction to reach a point P, then find out the position of point P in the आर्गन प्लेन। एक आदमी है ओरिजिन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस मूव किया। यहां पे पहुंचने के बाद इसने 4 यूनिट डिस्टेंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल भी कितना होगा 45। आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी इन द आर्गन प्लेन। अब देख भाई इस पी पॉइंट की पोजीशन को इस प्लेन में फाइंड आउट करना है। अगर हम ये देखें हमारा प्लेन का नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को पी पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए आपने कहा भाई ये आपका जो है यहाँ पे इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस आपने इस डायरेक्शन में मूव किया, एंगल 45 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 3 cos 45 3/√2, वर्टिकल कंपोनेंट 3/√2। 4 यूनिट डिस्टेंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4/√2, वर्टिकल कंपोनेंट 4/√2। इस पार्टिकल की नेट लोकेशन आपको बतानी है तो आप ऐसे देखिए 3/√2 डिस्टेंस पार्टिकल आगे गया, 4/√2 डिस्टेंस पीछे आ गया। पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का देखो, जो आदमी मूव कर रहा है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने देखा 3/√2 डिस्टेंस आगे मूव कर रहा था, 4/√2 डिस्टेंस पीछे आया, तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -1/√2। 3/√2 डिस्टेंस ऊपर यहां पे आया, 4/√2 डिस्टेंस यहां पे ऊपर आया, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7/√2, तो -1/√2 प्लस 7i/√2। ये आपने जो P पॉइंट्स है P पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, -1/√2 प्लस 7i/√2। नेक्स्ट हेडिंग, यूलर्स फॉर्मूला, या इसी को जो है हम लोग कोनी मेथड भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग यूलर्स फॉर्मूला, या इसी को जो है आप कोनी मेथड भी कहते हो। अब देखो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, Z1 Z2 Z3 इसके वर्टेक्स है, A पॉइंट्स आपने लिया, B पॉइंट्स ले लिया, वर्टेक्स C ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स ने एक्सप्लेन किया, देखो इसको एज ए वेक्टर आप देखो BC वेक्टर, एज एग्जांपल BC वेक्टर, तो BC वेक्टर लिखना होता तो आप क्या लिखते हो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आपने फिजिक्स में सीखा होगा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन फाइन, कहीं भी कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, AB वेक्टर आपको दिया गया होता है, AB वेक्टर आपको लिखना है तो आप क्या लिखते हो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहां पे आप देखेंगे BC वेक्टर को अगर आपको लिखना है जो वेक्टर फॉर्म तो आप क्या लिखेंगे Z3 माइनस Z2। सेम पैटर्न BA वेक्टर को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Z1 माइनस Z2। तो आप देखो अगर BC वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल्स पे रोटेट कराया जाए, BC वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल्स पे रोटेट कराया जाए,
तो फाइनली जो है ये बी ए वेक्टर पे आ जाएगा रोटेट होके। बीसी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा डिग्री एंगल्स पर रोटेट कराते हैं तो फाइनली कहां पे आ जाएगा, बी ए वेक्टर पे आ जाएगा। यूलर्स ने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया कि भाई अगर बीसी वेक्टर को आप रोटेट कराते हो फाइनली बी ए वेक्टर पे आता है, तो फाइनली कहां पे पहुंच रहा है, बी ए वेक्टर्स पे आ रहा है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। फाइनली आपका Z1 माइनस Z2 वेक्टर्स पे आ रहा था, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। आप रोटेट किसको करा रहे थे, Z3 माइनस Z2 को। आप Z3 माइनस Z2 को रोटेट करा रहे हो, इसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड किया Z3 माइनस Z2। कितने डिग्री एंगल रोटेट का, थीटा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, e की पावर i थीटा। अगर यहीं पे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे होते तो e की पावर माइनस i थीटा से मल्टीप्लाई करते। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेट कराते हो e की पावर प्लस i थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेट कराते हो e की पावर माइनस i थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका यूलर्स फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से आप देखो, BC वेक्टर, BA वेक्टर। BC वेक्टर लिखना है फाइनल पॉइंट Z3, इनिशियल पॉइंट Z2, इसको वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा Z3 माइनस Z2। फाइनल पॉइंट A, इनिशियल पॉइंट B, यहां पे भी आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में फाइनल माइनस इनिशियल Z1 माइनस Z2। आपने लिखा BC वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल्स पर रोटेट कराएंगे तो BA वेक्टर पे आ जाएगा। तो जहां फाइनली पहुंच रहा है BA वेक्टर पे, तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। रोटेट किसको करा रहे हैं, Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। कितने डिग्री एंगल रोटेट करा रहे हो आप, थीटा, ए की पावर i थीटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं। कहीं भी ए बी सी कहीं भी ले लीजिए। मान लेते हैं एंगल थीटा है, इस एंगल को हमने फाई ले लिया। अगर इस एंगल को अल्फा ले लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। भाई थीटा फाई अल्फा आपने लिया तो वो एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ए को Z1 वेक्टर ले लेते हैं, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, बी को Z2, सी को Z3। ए को Z1, बी को Z2, सी को हम लोगों ने क्या ले लिया, Z3 ले लिया। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z1। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को आप लिखोगे Z3 माइनस Z1। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर Z3 माइनस Z1। आर्गुमेंट ऑफ ए बी वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ ए बी वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ए बी वेक्टर Z2 माइनस Z1। ये जो Z2 माइनस Z1 आएगा कितने के, किस एंगल के इक्वल आएगा, थीटा, तो दिस इक्वल टू आप थीटा लिख सकते हो। सेम पैटर्न AC वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ AC वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1। Z3 माइनस Z1 किस एंगल को रिप्रेजेंट करा, फाई, तो आपने फाई ले लिया। फिगर में आप देखिए अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, फाई। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू फाई के इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखिए अल्फा इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, अल्फा इक्वल टू फाई माइनस थीटा। अल्फा इक्वल टू फाई माइनस थीटा। अल्फा क्या है, अल्फा जो है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। तो अल्फा इक्वल टू फाई कितना है भाई, यहां से देखो आप, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। फिर आपने देखा अल्फा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 को आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ
Z1 अपन Z2, तो इसको आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1। अच्छा, एक कंसेप्ट आप जानते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में Z इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z e टू द पावर I आर्गुमेंट ऑफ Z। कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिखा हो तो Z को आप लिख सकते हो मॉड Z e की पावर I आर्गुमेंट ऑफ Z। भाई पोलर फॉर्म में आपको सिखाया था, यूलर फॉर्म में Z इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते थे? Z इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा, और cos थीटा प्लस I sin थीटा के यूलर फॉर्म में क्या लिख देते? e की पावर I थीटा। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z। तो यहाँ पे Z इक्वल टू मॉड Z e की पावर I टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो Z के प्लेस पे हम लेते हैं Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1। Z के प्लेस पे हम लोग लेते हैं Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1। इस पैटर्न पे आप क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मॉड Z2 माइनस Z1 इनटू e की पावर I आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर आप यहां पे देखेंगे Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दीजिए, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 e की पावर I आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1। यहां से देखो कितना है भाई? अल्फा है, e की पावर I अल्फा। अब इस फिगर में आप देखिए Z3 माइनस Z2, तो Z3 माइनस Z2 कंपोनेंट्स आप लेते हो, और दूसरा कंपोनेंट्स क्या है आपका? Z2 माइनस Z1। इनके बीच का एंगल अगर अल्फा हो तो क्या यहां पे यूलर्स फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ये हमने आपको यूलर्स फॉर्मूला बताया। इसी यूलर्स फॉर्मूले को कोनी मेथड भी कहते हैं, प्लस इसका प्रूफ भी हमने दिखाया, एकदम सिंपल सा था। भाई कहीं भी दो वेक्टर आपने ले लिया, ए बी बी सी, कहीं पे भी आप ले सकते थे। आपने एक एंगल को थीटा ले लिया, ये फाई ले लिया, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एक्सटीरियर एंगल फाई है तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू फाई, अल्फा इक्वल टू फाई माइनस थीटा। आपने यहां से फाई की वैल्यू को थीटा की वैल्यू को पुट किया, दिस आ गया। एक कंसेप्ट यूज करना था, यूलर फॉर्म आप जानते हैं, Z इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा। R क्या होता है? मॉड ऑफ Z, e की पावर I थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z। जैसी वैल्यू आपने पुट किया तो आपने देखा कोनी मेथड आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस पे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, इन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। IIT ने इस पे कई साल क्वेश्चन पूछा है। अभी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको इस पे आइडिया लग जाएगा। इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे। तो ये आप देख लो, फिर इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप ऐसे ले लो, आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू अल्फा, मॉड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द if argument of Z equal to alpha, mod Z minus 1 equal to 1, then find out the इसकी वैल्यू निकाल के बताओ भाई, mod Z माइनस 2/2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना होगा। अब देखो mod Z माइनस 1 इक्वल टू 1, आप एट फर्स्ट इसको देखो भाई,
मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 1। अभी हमने लोकस ऑफ जेड आपको डिस्कस किया था, देखते ही आपको आइडिया लग गया कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। इस सर्किल का सेंटर कितना आएगा 1,0। सर्किल की रेडियस कितनी आएगी 1। आपने देखा मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इस सर्किल का सेंटर कितना आएगा 1,0 और रेडियस कितना आएगा 1। ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्कल आ गया, सेंटर कितना होगा 1,0, रेडियस कितना है 1, ये पॉइंट्स कितना आएगा 2,0, ये पॉइंट्स आपका 0,0। यहां पे कहीं भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लिया आपने। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। ये एंगल कितना हो जाएगा π/2। ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/2। एज ए वेक्टर इसको आप लिखना चाहें तो 0 माइनस जेड। एज ए वेक्टर अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे 2 माइनस जेड। इस पॉइंट्स को मान लेते हैं ए। तो अप्लाई कोनी मेथड अगर ए पॉइंट्स पे हम अप्लाई करते हैं तो आप देखो इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल्स पे रोटेट कराओगे। अगर मान लेते हैं इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, ए बी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल्स पे रोटेट कराया जाए तो फाइनली कहां पहुंचेगा ए सी पे पहुंचेगा। टेबुलर फॉर्म से आप लिख सकते हो 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2 माइनस जेड। रोटेट किसको करा रहे हो माइनस जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड इनटू ई की पावर आई π/2। कितने डिग्री एंगल्स में आप रोटेट करा रहे थे π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई की पावर आई π/2। अब देखो भाई इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऊपर भेज दें 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई माइनस जेड इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस जेड या मॉड जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड इंटू ए की पावर आई π/2। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो भाई इस मॉड जेड माइनस 2 बाई मॉड जेड की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं। अगर ये अल्फा है, ये π/2 है, इस फिगर में आप देखो tan अल्फा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो AC अपॉन AB। तो tan अल्फा इक्वल टू AC लेंथ कितनी है मॉड ऑफ 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई AB लेंथ कितनी आएगी मॉड जेड। तो मॉड 2 माइनस जेड अपॉन मॉड जेड को आप क्या लिख सकते हो tan अल्फा। यहां से आपने लिखा 2 माइनस जेड माइनस मॉड जेड इक्वल टू tan अल्फा इंटू ई की पावर आई π/2। बोथ साइड मॉड ले लीजिए आप। जैसे ही दोनों तरफ आप मॉड लेंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जेड माइनस 2। यहां पे देखो भाई आपको इसकी वैल्यू पूछ रहे थे, तो यहां पे जैसे ही आपने मॉड लिया मॉड ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन जेड इक्वल टू मॉड ऑफ tan अल्फा इंटू मॉड ऑफ ई की पावर आई π/2। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मॉड ऑफ tan अल्फा। तो यहां पे मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई कितना होगा जेड। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड जेड माइनस 2 बाई जेड। तो मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई tan अल्फा। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा था, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 था, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई जेड हो गया। यहाँ पे आप जेड बनाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो देखा भाई मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेंटर 1,0 रेडियस 1, ये पॉइंट 2,0 1 डिस्टेंस इधर आओगे 0,0। जेड आपने लिया, ये एंगल अल्फा हो गया।
सेमी सर्किल आपका बन रहा है, ये क्या है, कंप्लीट सर्किल की ये लाइन क्या है, डायमीटर है, तो ये हाफ पार्ट सेमी सर्किल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब आपने इसको एज ए वेक्टर फॉर्म में देखा, जेड 0 माइनस जेड माइनस जेड 2 माइनस जेड लिखा हुआ है। आपने इस कंपोनेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 एंगल्स पे रोटेट करा रहे हो, तो फाइनली कहां पे पहुंचा, 2 माइनस जेड पे, तो 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2 माइनस जेड, रोटेट किसको करा रहे हो, माइनस जेड डिवाइडेड बाई मॉड जेड ए की पावर आई π/2। 2 माइनस जेड को नीचे ले आए, इसको आप ऊपर ले गए, 2 माइनस जेड मॉड जेड माइनस 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपने ऐसा लिखा। वहां से देखा मॉड जेड माइनस 2 बाई मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा है। बोथ साइड आपने मॉड ले लिया, जैसे ही बोथ साइड मॉड लिया तो मॉड ऑफ ई की पावर आई π/2 कितना हो जाएगा, 1 मॉड ऑफ tan अल्फा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, तो ये आपने बताया भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ tan अल्फा आ जाएगी। ये आपने देखा। इसी पे एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल्स को देखिएगा आप लोग, गिवन है इफ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 0, a z1 b z2 c z3 form a triangle, then find argument of z3 plus z2 minus 2z1, z3 plus z2 minus 2z1 upon z3 minus z2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 आपको गिवन है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। a z1 b z2 c z3 जो है एक इक्विलेट एक ट्रायंगल बना रहा है भाई, और फिर आपसे पूछे आर्गुमेंट ऑफ दिस कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए यहां पे a z1 a b c z1 z2 z3 आपको गिवन है, z1 प्लस z2 प्लस z3 0 दिया गया। आप बताओ अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस z1 z2 z3 दिए गए हो, इस ट्रायंगल का सेंट्रायड अगर लिखना हो, सेंट्रायड अगर ट्रायंगल का लिखना हो g इक्वल टू, तो आप क्या लिख सकते हो, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना दिया हुआ है, 0, यानी कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रायड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल ओरिजिन आ रहा है भाई, अगर ट्रायंगल का सेंट्रायड यहां पे ओरिजिन है। अच्छा क्वेश्चन में एक बात और देखिए, ओ ए ओ बी ओ सी लेंथ इक्वल दिया गया है, मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 गिवन है, तो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3, मॉड z1 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पॉइंट है z1 z2, आपको डिस्टेंस लिखनी होती है, तो आप लिखते हो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये क्या है आपका ओरिजिन है, z1 है तो डिस्टेंस कितने है, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 इक्वल दिया गया है, दैट मींस ओ पॉइंट क्या होगा, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, देन O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन है, सेंट्रायड भी क्या है, ओरिजिन है,
किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर और सेंट्रायड अगर सेम आ जाते हैं तो ट्रायंगल आपका क्या होता है, इक्विलैटरल होता है। इफ सेंटर एंड सरकम सेंटर आर इक्वल, इफ सेंटर, नोट कर लेंगे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ सेंट्रायड सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर and in center or coincide at a point, then the triangle is equilateral. किसी भी ट्रायंगल का अगर सेंट्रायड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर कोई भी दो कंसाइड कर गया तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल आपका हुआ इक्विलैटरल हो गया। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया, इसके मिड पॉइंट से इसको मिला देते हैं। अब ये आपका जो आएगा मीडियन जो आएगा इसके मिड पॉइंट पे आएगा Z2 प्लस Z3/2। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ये कितने का एंगल बनाता है, π/2 का एंगल बनाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है कितने का एंगल बनाता है, π/2 का एंगल बनाता है। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, या इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, π/2। तो फिगर देख करके आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3/2 माइनस Z1। इस लाइन का स्लोप लिखना था, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3/2 माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2, इनके बीच का एंगल कितना दिया गया है, π/2 दिया गया है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3 माइनस 2Z1/2, इसको लिखे माइनस आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 इक्वल टू π/2। आर्गुमेंट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आप सब जानते हो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, 0। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर की वैल्यू 0 होती है। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3 माइनस 2Z1 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू कितना, π/2। ये इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस Z2 माइनस 2Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। तो फिर से एक बार देखिए क्या कंसेप्ट, बहुत बढ़िया ज्योमेट्री का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। जैसे ही आपने देखा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0, आपको आइडिया लग गया भाई इस ट्रायंगल का सेंट्रायड क्या होगा, 0। ट्रायंगल का जो सेंट्रायड होगा क्या होगा, 0 होगा। फिर आपने देखा OA, OB, OC लेंथ मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 इक्वल दिया गया है, दैट मींस सरकम सेंटर और सेंट्रायड दोनों ही सेम आ रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट्स पे, दैट मींस ट्रायंगल जो आपका होगा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो यहाँ की ये जो मिड पॉइंट से आप मिलाओगे, जो मीडियन होगा बेस पे परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो दोनों का जो स्लोप होगा उनके बीच का प्रोडक्ट -1 आप दिखाओ, या आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस दिस इक्वल टू π/2 आपने दिखा दिया। यहाँ पे एक टर्म 2 आया, तो आप सब जानते हो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपने इसको 0 दिखा दिया। ठीक है भाई। अब देखो भाई एक एग्जांपल है, लेट AZ and BZ1 be two variable points such that Z1 bar equal to mod of Z square, क्वेश्चन में गिवन है, एंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व इक्वल टू 10 आपको दिया गया है। 10 इज A, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इज A गिवन है। आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर A/8 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर A/8 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है भाई, देखते हैं आपको गिवन क्या है, Z1 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, Z1 बार इक्वल टू Z बार। यहां से आप लिख सकते हो Z1 बार इक्वल टू Z बार, यहां से आप लिख सकते हो Z1 बार इक्वल टू Z बार।
इस स्टेप पे आओ, जेड माइनस जेड बार प्लस, यहां पे जेड प्लस जेड वन बार ले लो आप। तो जेड वन कॉन्जुगेट जो आपको दिया गया है, तो जेड वन कॉन्जुगेट यहां पे देखो, जेड वन कॉन्जुगेट कितने के बराबर आपको दिया गया है, तो जेड, और ये फिर कितना हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा। तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहां पे देखो x प्लस आई वाई, तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। अब देखो z प्लस z कॉन्जुगेट आप निकालोगे, आई वाई कैंसिल होके 2x आ जाएगा। z माइनस z कॉन्जुगेट लिखोगे, माइनस 2y का माड 2 आ जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ 2y इक्वल टू 10, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू कितना, 5। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। इसका ग्राफ बना दो। इसका ग्राफ बना तो आप जानते ही हो, ये आपने ग्राफ बनाया, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। x को 0 लेंगे आप, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5। तो इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 4 टाइम्स कर दिया जाए तो टोटल एरिया आ जाएगा। इस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हाफ, बेस लेंथ 5, हाइट 5, टोटल एरिया निकालने के लिए कितने ट्रायंगल बन रहा है, 4। आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि कितना आ गया, 50 आ गया। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर a बाई 8 की। आपसे फाइनली वैल्यू पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर a बाई 8 इक्वल टू 50 बाई 8, दिस इक्वल टू कितना, 6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 6। तो ये आपने देखा इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो ये आज आप कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू।